Morning, sir. Good morning. Morning, sir. So, certain things are not done in ship construction. We just finished now. Margin line we'll do. Margin line basically is a line which is 76 millimeters below your bulkhead deck or uppermost continuous deck. So margin line basically is a safety factor for us, because the moment your bulkhead deck or your uppermost continuous deck line is submerged, then your all openings on deck will be flooded. So that margin is being provided by this margin line. So it is a line drawn at least 76 millimeter below the upper surface of the bulkhead deck at the side, and is defined as the highest permissible location on the side of the vessel for any damaged water plane in final condition of sinkage, trim or heel. So your margin line should not be submerged in case your one compartment or two compartments are flooded, because once it's submerged, then your intact stability will be reduced drastically. So that is your margin line. You don't have to do this water line with mean sinkage and all. That is for phase 2. You just have to know about this definition and make the drawing. Yeah. And notes I'll be sending you again. Margin line के notes आपको पता नहीं मिले हैं कि नहीं तो I'll be sending you the notes. बाकी तो आपने ये समर फ्री बोर्ड सब तो कर लिया है ना, इसमें तो आपको करने की जरूरत नहीं है. लोड लाइंस आपने किया हुआ है, लोड लाइन जोन्स भी आपने किया हुआ है. तो इसको अब कराने की जरूरत नहीं है. ये सब तो ड्राफ्ट मार्क सब किया हुआ आपने. तो आपका सारा कोर्स तो खत्म हो गया फॉर आपका कोर्स तो खत्म हो गया है फॉर शिप कंस्ट्रक्शन. सर एक बार लोड लाइन समझा दीजिए. लोड लाइन चाहिए आप? एक बार समझा दीजिए. लोड लाइन भाई, लोड लाइन क्या है कि एज पर लोड लाइन रूल्स हमारा एक प्लिमसोल मार्क होता है जो प्लिमसोल ने बनाया था, and that is corresponding, the upper level is corresponding to the summer load line. Now load lines में जो भी marks हैं, they'll be ahead of this plimsoll mark. Plimsoll mark basically एक midship पे होता है, and various load lines are designed for your various zones, क्योंकि आपका winter north Atlantic zone अलग है, winter zone अलग है, summer zone अलग है, ट्रॉपिकल जोन अलग है, फ्रेश वाटर अलग है, ट्रॉपिकल फ्रेश अलग है. तो आपको अपने जोन में लोड लाइन को समझ नहीं करना है. दैट इज अ लोड लाइन रिक्वायरमेंट कि यू शुड नॉट समर्ज योर लोड लाइंस व्हेन एवर यू आर इन दैट लोड लाइन जोन. अभी आपके सारे लोड लाइन जोन अभी आपको दिखाते हैं फिर से. इसमें था कहाँ, ये आपके वेरियस लोड लाइन जोन्स हैं. ये वाला ट्रॉपिकल जोन है. देन आपके समर जोन ये बना हुआ है, समर जोन. देन आपका विंटर जोन, ऊपर में विंटर जोन बना है, ये वाला विंटर जोन है. देन विंटर नॉर्थ अटलांटिक, अलग अलग जोन्स बने हुए हैं. दिस इज योर स्पीड ऑफ विंड. देखो विंटर एरियाज और विंटर नॉर्थ अटलांटिक में ज्यादातर साइक्लोन्स आते हैं, तो इन एरियाज में हमारा फ्री बोर्ड को बड़ा होना चाहिए. ट्रॉपिकल फ्रेश एरिया में साइक्लोन कम आते हैं, इन एरियाज में साइक्लोन कम आते हैं. सो इसमें फ्री बोर्ड आपका बेयर मिनिमम है. राइट, समर फ्री बोर्ड हम नॉर्मल मेजर करते हैं, बट विंटर अटलांटिक फ्री बोर्ड सबसे ज्यादा है.
ट्रॉपिकल फ्रेश का फ्री बोर्ड कम है। अगर हम एक सेकेंड, ये तो ये देखो आपके अलग अलग जोन्स, ये लोड लाइंस बने बेसिस द जोन्स। तो आपका जो डेकलाइन है, ये डेकलाइन है। तो डेकलाइन का जो मतलब है अपर मोस्ट कंटिन्यूस डेक। अब बाहर में शेयर स्ट्रेक है तो इसलिए डेकलाइन थोड़ी नीचे रहती है शेयर स्ट्रेक के, क्योंकि वो डेक को मेजर करती है। लेकिन इसमें कैम्बर नहीं आया, कैम्बर उठा होता है, तो वी विल टेक ओनली द डेक लाइन। नाउ ऑल योर लोड लाइंस आर 25 मिलीमीटर थिक, सब 25 मिलीमीटर थिक है। एंड अब ये देखो ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर लोड लाइन है ये वाली, इसका फ्री बोर्ड सबसे कम है। तो फ्री बोर्ड आपका डेक लाइन से कितना डिस्टेंस है, दैट इज द फ्री बोर्ड। तो विंटर नॉर्थ अटलांटिक में फ्री बोर्ड सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ हवा बहुत तेज है तो पानी ज्यादा आएगा डेक पे, तो इसीलिए उसके लिए फ्री बोर्ड इसका सबसे ज्यादा। लेकिन ट्रॉपिकल फ्रेश में इतनी हवा तेज नहीं होगी, ब्यूफोर्ड विंड स्केल 5-6 से ऊपर नहीं जाएगा, सो योर फ्री बोर्ड इज लेस। जब हम इसमें ये बनाया नहीं हुआ है, टिम्बर लोड लाइन इसके पीछे आती है। टिम्बर लोड लाइंस आर व्हेन यू कैरिंग टिम्बर, और उसमें फ्री बोर्ड कम होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल फ्री बोर्ड्स। क्यों? क्योंकि टिम्बर में व्हेन यू कैरिंग टिम्बर आपको रिजर्व बॉयंसी मिलती है वो लकड़ी से। टिम्बर कैरियर्स में लॉग कैरी करते हैं, वो जहाज को ज्यादा रिजर्व बॉयंसी देता है, इसलिए उसमें फ्री बोर्ड इनसे कम होता है। और ये फ्री बोर्ड लोड लाइन, जो इनकी लोड लाइन बनती है टिम्बर की पीछे बनती है, नॉर्मल की आगे बनती है। फ्रेश वाटर ये है जहां आपका रिवर फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर का लोड लाइन को समझ नहीं करना। सो अकॉर्डिंगली आपको लोड लाइन जोन्स को इनको समझ नहीं करना। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। So vessel passing in the course of voyage from one zone to the other in which the load line applies must be loaded in such that she arrives in that zone and her mean draft will not be in excess of the maximum draft allowed in the second zone. तो आपने जैसे हिंडशिप के क्वेश्चंस किए हैं कि आप जब आप सी वाटर से फ्रेश वाटर में जाते हो तो आपका सबमर्शन हो जाता है कि बॉयंसी रिड्यूस हो जाती है, राइट? जब बॉयंसी रिड्यूस हो जाती है तो फिर आपका क्या हो जाता है लोड लाइन। तो लोड लाइन देखो फ्री बोर्ड आपका, जब आप समर से फ्रेश वाटर में जाओगे तो उतना आपका सबमर्जन होता है। फ्रेश वाटर अलाउंस वही होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि आप सॉल्ट वाटर से जाओगे फ्रेश वाटर में तो जहाज सबमर्ज हो जाएगा, तो आपका फ्रेश वाटर लोड लाइन आ जाएगा। कभी भी आप जाओ, आप समर लोड लाइन समर एरिया से फ्रेश वाटर में जाओगे तो आपका जहाज सबमर्ज हो जाएगा, क्योंकि बॉयंसी कम हो जाती है इन फ्रेश वाटर। जो बॉयंसी है, जो पानी की बॉयंसी है, वो थ्रस्ट है, वो कम हो जाता है बिकॉज डेंसिटी इज रिड्यूस। अब तो बताया था ना, जो डेंसिटी आपका जो प्रेशर मारता है बाहर से, एच रो जी है, कितना ड्राफ्ट है उसके हिसाब से डेंसिटी के ऊपर है। तो अगर डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो जहाज सिंकेज हो जाएगा, वो सिंकेज ही फ्रेश वाटर अलाउंस है। अब क्लियर हो गया? यस क्लियर है? तो ये आपको अगर पढ़ना है तो मैं पढ़ा देता हूँ, चलो ये भी चीज कर देता हूँ। So when seagoing vessels navigate in a river or inland water, deeper loading is permitted corresponding to the weight of fuel required for consumption between the departure and open sea. क्योंकि जब फ्यूल कंजम्पशन होगा तो आपका जहाज रेज करेगा, क्योंकि उसमें डेड वेट कम हो रहा है तो वो ज्यादा उठेगा पानी। So when loading in fresh water or dock or river water of density less than sea water, dock water allowance is made for the difference in density, जो आपने स्टेबिलिटी में पढ़ा। अब ये ड्राफ्ट मार्क्स आपके बने होते हैं फॉरवर्ड एंड आफ्टर में, ये अलग अलग ड्राफ्ट मार्क्स बने होते हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है ना, आपने लिया भी हुआ एज क्रेडिट।
तो ड्राफ्ट मार्क शोन इन फिगर्स इज 6 इंचेस हाई एंड 6 इंचेस अपार्ट। देन आपको देखना पड़ेगा आपका ड्राफ्ट कितना है, और वो फीट में है मीटर में, वो अकॉर्डिंगली देखोगे। अब जैसे इसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 1 फीट है, तो यहाँ अगर समझ हुआ तो 27 फीट 6 इंच है, ये वाला 27 फीट है, उसके बीच वाला आएगा तो 27 फीट 3 इंचेस है, और इन दोनों के बीच में आएगा तो 27 फीट 9 इंचेस, 6 इंचेस प्लस 3 इंचेस। तो ऐसे आप रीडिंग लेते हो। So freeboard is distance measured vertically downward the admission from upper edge of the deckline prescribed in Rule 15 to the position of upper edge of the appropriate load line. अब आपके दो टाइप के शिप्स होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए होता है टैंकर और टाइप बी होता है अदर देन टैंकर। टैंकर्स का मतलब है गैस कैरियर्स, लिक्विड कार्गोज बल्क में कैरी करते हैं, जहां एक्सेस ओपनिंग छोटी होती है, उनको टाइप ए वेसल्स कहते हैं, और यहाँ फ्री बोर्ड कम होता है एज कंपेयर टू टाइप बी वेसल्स जहां फ्री बोर्ड ज्यादा होता है। Now, because of small excess of cargo and lack of floodable volumes after damage in case of loaded ship, such ship will have lower freeboard compared to type B. क्योंकि अगर टैंकर में होल हो जाएगा तो तेल बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, कार्गो बाहर आ रहा है, पानी अंदर नहीं जा रहा बट कार्गो बाहर जा रहा है, उससे क्या होगा, जहाज और फ्रीबोर्ड बढ़ जाएगा, तो इसलिए उसका फ्रीबोर्ड टाइप बी से ज्यादा होता है। लेकिन टाइप बी में अगर बाहर छेद हो जाएगा तो पानी होल्ड में आएगा, तो उसका फ्रीबोर्ड और कम हो जाएगा, इसलिए उसका फ्रीबोर्ड टाइप ए से ज्यादा होता है। So type B vessels are other than those of type A and they have larger freeboard as compared to type A. Oil tankers जो है वो type A है, but tankers can be taken as type B when larger freeboard or the cargo capacity is a limiting factor. But आप इसको नहीं करो, आप ये देखो कि type A जो है is tankers. So in tankers with normal density cargo, the maximum deadweight would be in a lower draft than type A ship and near type B ship. तो डिपेंड करता है आपकी डेंसिटी कार्गो की क्या है। जैसे कई बार आपकी कार्गो डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, जैसे आपने कॉस्टिक सोडा कैरी किया तो कार्गो डेंसिटी 1.5 हो जाती, तो फिर आपका सिंकेज ज़्यादा होगा। लेकिन उस टाइम हम जो कार्गो कैरी करते हैं, इन केस ऑफ केमिकल कार्गो लाइक नाइट्रिक एसिड एंड कॉस्टिक सोडा, तो आपकी कार्गो डेंसिटी 1.5 है, और 1.5 का मतलब है कि आपकी लोड डेंसिटी एक्सीड कर रहा है। ये क्वेश्चन कई बार आपको ओरल में पूछते हैं कि अगर हमने कॉस्टिक सोडा लोड किया तो कितना परसेंटेज हम लोड करेंगे इन टैंक। चलो आपके ऊपर क्वेश्चन डाला, कॉस्टिक सोडा की डेंसिटी 1.5 है, तो हम टैंक में कितना फिल करेंगे, 96। आपको चलो 4 ऑप्शन देता हूँ, 96%, 90%, 80% या 55%। चलो आप आंसर दो इसमें, 4 ऑप्शन दिए। 55%। सोडा टैंक जिस पे 55। अपना समर लोड लाइन आ जाएगा उतना ही। नहीं, हम लोड डेंसिटी के हिसाब से देखते हैं, उसमें टैंक की लोड डेंसिटी को एक्सीड करेंगे तो हम 55% से ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि लोड डेंसिटी हमारी एक्सीड हो जाती है। हम समर लोड लाइन देख के नहीं काम करते, हम टैंक की लोड डेंसिटी देख के काम करते हैं। उसके बेसिस पे हम 55% लोड करेंगे, क्योंकि हमारा फ्री सरफेस इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 1.5 लोड इसका डेंसिटी है। फ्री सरफेस इफेक्ट्स का इफेक्ट विल नॉट बी एज मच एज व्हेन यू लोडिंग एनी कार्गो लाइक 0.9, जैसे हम 0.6 वाले कार्गोज लोड करते हैं, फ्यूल ऑयल, ये जेट फ्यूल एंड ऑल, जिसकी डेंसिटी 0.6 है, उसमें फ्री सरफेस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो हमने कॉस्टिक सोडा को 55% टैंक में लोड किया। अब आपका कई बार कंडीशन ऑफ असाइनमेंट ऑफ फ्री बोर्ड में, इसका मतलब है जैसे हम फ्री बोर्ड असाइन करते हैं जहाज के लिए, तो हम कई करेक्शंस लगाते हैं। अब डिटेल करेक्शंस का अभी नहीं बताएंगे, वो फेज 2 में आएगा।
लेकिन हम नॉर्मल कई करेक्शन लगाते हैं, शेयर करेक्शन लगाते हैं, डेप्थ करेक्शन लगाते हैं, 5-6 करेक्शन लगाते हैं सो दैट वी गेट अ फ्री बोर्ड। लेकिन हमारा लोड लाइन जब सर्वे होता है उसमें कंडीशन ऑफ असाइनमेंट चेक किया जाता है कि हम अपने स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं लोड करेंगे, आपका कार्गो लोडिंग ज्यादा नहीं होगा, अदरवाइज शिप कैन ब्रेक। सो कंडीशन ऑफ असाइनमेंट होता है कि हमें जब सर्वे होता है उसमें हम चेक करते हैं कि हमारे कंडीशन ऑफ असाइनमेंट मीट करें। सो वी एंश्योर दैट अ शिप कैन नॉट बी लोडेड बियॉन्ड हर स्ट्रेंथ। सेकेंड, आपके एडिक्वेट रिजर्व बॉयंसी जहाज में होनी चाहिए, क्योंकि अगर एडिक्वेट रिजर्व बॉयंसी नहीं होगी तो जहाज की सिंकेज जल्दी हो जाएगी। आपके डेक्स शुड बी हाई इनफ फ्रॉम वाटर लेवल टू एनेबल क्रू टू नेविगेट एंड हैंडल हर इन ऑल वेदर्स। So it is important that all openings in the freeboard deck should be properly protected and closed. इसका मतलब है आपके हैच कवर्स, आपके जो हैच कवर्स हैं बंद होने चाहिए, आपके जो वेंटिलेटर्स हैं उसमें बॉब होना चाहिए तो पानी अंदर नहीं जाएगा, आपके नॉट वेंटिलेट एयर पाइप्स एंड साउंडिंग पाइप्स का कवर लगा के रखना कि पानी नहीं जाएगा, लेकिन सेल्फ क्लोजिंग टाइप नहीं होते। अब मेरा क्वेश्चन है किस एरिया में हमारे साउंडिंग पाइप सेल्फ क्लोजिंग टाइप होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था। किस एरिया में सेल्फ क्लोजिंग? सर इंजन रूम। इंजन रूम सर। आपको इंजन रूम में सेल्फ क्लोजिंग टाइप, क्योंकि इंजन रूम हमारा हाँ डेक लाइन के नीचे है, तो जितना एरिया हमारा डेक लाइन के नीचे है वो सब वाटर टाइट होना चाहिए, राइट। तो इंजन रूम एरिया शुड आल्सो बी वाटर टाइट, तो उसमें वाटर टाइट डोर होगा, तो और आपका साउंडिंग पाइप भी होगा सेल्फ क्लोजिंग टाइप विद कैप, तो डबल आपका प्रोटेक्शन होता है। लेकिन डेक पे, डेक लाइन के ऊपर है तो वहाँ पानी का अंदर जाना इतना संभव नहीं है, लेकिन इंजन रूम में अगर फ्लडिंग हो गई तो साउंडिंग पाइप से पानी जाएगा और जहाज जल्दी डूबेगा। सो डेक का प्रोविजन होता है कि आपका पानी जल्दी ड्रेन हो, इसलिए हमने कैम्बर रखा है, इसलिए शेयर रखा है, ये पानी जल्दी ड्रेन हो। शेयर एक और काम करता है, हमारी रिजर्व बॉयंसी भी बढ़ाता है कि अगर हमारा शिप डाइव कर रहा है सी में तो इट कम बैक इजीली और फास्टर विद शेयर, और प्लस पानी को ड्रेन करेगा और कैम्बर भी पानी को ड्रेन करेगा। To ensure this, the ship is required to comply with certain conditions of assignment, and these conditions should be met before freeboards are assigned to ship and load line certificate is issued. तो आपके कंडीशन ऑफ असाइनमेंट है उसको मीट करना है तभी हमारा लोड लाइन सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर लोड लाइन सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया तो शिप कैन नॉट सेल। अब कई जहाज़ों में मल्टीपल लोड लाइंस होता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा कार्गो कैरी करना है। सर्टेन कार्गोज के लिए उनको फ्रेट बहुत मिलता है, तो आप एक और फ्लैग स्टेट से दूसरी काइंड ऑफ लोड लाइंस भी यूज करते हो, मल्टीपल लोड लाइंस आप लोगों ने कभी देखा होगा। लेकिन अगर उस टाइप का लोडिंग करना है तो दोनों पोर्ट एंड स्टारबोर्ड में लोड लाइन चेंज करनी है, उसका भी आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। दैट इज मल्टीपल लोड लाइंस। तो ये ओरल में पूछते हैं। तो लोड लाइंस की पेंटिंग आपके दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि पोर्ट साइड में ज्यादा कर दी स्टारबोर्ड साइड में कम कर दी, फिर जहाज अरेस्ट हो जाएगा, वो ध्यान रखना है। Now conditions of concern with watertight integrity of the hull and हमारे height of coamings जो हैं अलग अलग होते हैं, पोजीशन 1 पोजीशन 2 में अलग अलग होते हैं। पोजीशन 1 होता है जो 25% ऑफ LBP फ्रॉम फॉरवर्ड परपेंडिकुलर है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था जब मैंने आपका हैच कवर कराया था। उधर में जो हैच कोमिंग है वो 600 mm होती है पोजीशन 1 में। 25%, एक बार आपको वो डायग्राम भी दिखा दूं वापस।
आपका स्टेबिलिटी को अभी खत्म कर दिया कैप्टन सरीन ने या नहीं किया? ट्रिम चालू किया है सर। चालू किया है, अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, मैं लोड लाइन आपका कर दूंगा तो आपका कम से कम वो काम हो जाएगा ना, थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ये आपको बताया था मैंने, डायग्राम पहले दिखाया था ये, कि आपके कंडीशन असाइनमेंट के हिसाब से 25% ऑफ एलबीपी फ्रॉम फॉरवर्ड परपेंडिकुलर ये है। यहाँ आपकी हाइट ऑफ कोमिंग इज 600 mm और इसके पीछे जो है उसको पोजीशन 2 कहते हैं। इधर हाइट ऑफ कोमिंग 450 mm होनी चाहिए कम से कम। यहाँ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पानी यहीं से आता है और यहाँ लोड आपका हैच कवर के ऊपर लोड आएगा 1.75 टन पर मीटर स्क्वायर। पोजीशन 2 में लोड ऑन हैच कवर इट इज डिजाइंड फॉर 1.3 टन पर मीटर स्क्वायर। ये दो पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 हैं, इसको कंडीशन असाइनमेंट में मीट करना है। सो अकॉर्डिंगली आपका बुलवर्क में क्लोजिंग अरेंजमेंट होता है, फ्रीइंग पोर्ट्स होता है। ये फ्रीइंग पोर्ट्स आपको बताते हैं क्या होता है। अब यहाँ आपका सपोज ये अकोमोडेशन है यहाँ, अब यहाँ आपका बुलवर्क रहेगा ऐसे, बुलवर्क रहेगा, ठीक है। सपोज ये बुलवर्क यहाँ तक है, तो मिटा दें। आपकी रेलिंग ऐसे आ जाती है, यहाँ से रेलिंग आ जाएगी, तो आपकी रेलिंग आ गई हैं। और यहाँ आपका बुलवर्क बनेगा ऐसे। अब बुलवर्क के नीचे ये सपोज आपका बुलवर्क एरिया है, ठीक है, दिस बुलवर्क एरिया। अब इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा तो कैसे फ्री करेंगे? तो यहाँ थोड़ा खुला होता है, अगर आपने देखा होगा बुलवर्क के नीचे ऐसे खुला होता है, उसको हम फ्री इंपोर्ट कहते हैं। कई बार इसमें हिंज होता है, कई बार विदाउट हिंज होता है। तो ये जो ओपनिंग है बुलवर्क में, इसको फ्री इंपोर्ट कहते हैं, ये वाली, दिस इज फ्री इंपोर्ट। मैं लिख देता हूँ। So freeing ports are below the bulwark। ये बुलवर्क है, उसके नीचे फ्रीइंग पोर्ट आता है। तो फ्रीइंग पोर्ट का काम क्या है कि पानी को फ्री करना। फ्री करना मतलब रिलीज करना, ताकि यहाँ से पानी निकल जाए। क्योंकि स्कपर तो चलो अंदर हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर पानी अक्यूमुलेट हो गया, रेलिंग से तो निकल जाएंगे लेकिन यहाँ फंस जाएंगे, तो उसके लिए नीचे फ्रीइंग पोर्ट। फ्रीइंग पोर्ट क्लियर है कि नहीं? फ्रीइंग पोर्ट में कोई डाउट? ये डायरेक्ट इधर से बाहर जाएगा पानी सर? हाँ बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, यहाँ सर से इसके बाहर ऊपर जाएगा। कोई कवर वगैरह नहीं रहेगा? हाँ वो कवर वाला उसको कहते हैं हिंजेस वाला। अब मैं आपको जूम में दिखाता हूँ कि किस टाइप का फ्रीइंग बोर्ड भी होता है। एक तो ओपन टाइप का होता है और एक हिंजेस वाला होता है। हिंजेस वाला होता है, आपको वो भी दिखा देता हूँ हिंज वाला कैसे होता है। तो
सपोज यहाँ आपको बुलवर्क दिखा रहा हूँ, अब बुलवर्क के नीचे अगर वो ओपन टाइप का है तो ऐसे रहेगा, ओपन टाइप का, ठीक है। कई बार क्या है, इसके अंदर हिंज लगे होते हैं, इसको खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, वो हिंज टाइप का होता है जिसमें हिंजेस लगे होते हैं, तो उसको फ्लैप बंद कर सकते हैं। तो वो क्लोज टाइप का है कि चलो पानी निकाल दिया और हिंज से बंद कर दिया। सो दिस इज क्लोज टाइप ऑफ स्प्रिंग पोर्ट। इसको भी जरा मार्क कर दूं। ये वाला है क्लोज टाइप का, इसको आप ओपन कर सकते हैं हिंजेस से, हैंडल बना होता है यहाँ, तो ये क्लोज टाइप का स्प्रिंग पोर्ट, इसको हम बंद कर सकते हैं। आपने देखा है कि नहीं देखा है? नहीं ध्यान दिया सर, है कि नहीं? टैंकर पे थे हम तो टैंकर में तो ओपन टाइप का होता है ना, टैंकर में ओपन टाइप का होता है, नीचे इधर में हिंजेस वाला कई जगह कई जहाजों में हिंज टाइप का होता है, वो क्लोज टाइप का होता है, और हिंज टाइप फ्रेम होता है। सर। इसमें कोई फोटो हो तो दिखाइएगा ना। अच्छा देखते हैं, मैं देखता हूँ, गूगल में देखता हूँ। इसको जरा सेव कर ले, फिर आपको दिखाते हैं फ्रेम कोड क्या है। और हमारे को जो ख्याल है हम तो उसके हिसाब से बना देते हैं, हमारे दिमाग में सारी पिक्चरें रहती हैं, जबकि हमने जहाज छोड़े हुए कितने साल हो गए, 25 साल हो गए जहाज छोड़े, दिमाग में तो पिक्चर है ना। आने दो जरा, गूगल भाई हमारा लेट खुलते हैं। तो कौन से कोर्सेज खत्म हो गए अभी आपके? मेरा वाला चलो एक खत्म हो गया, शिप कंस्ट्रक्शन। और कोई खत्म हुआ है? लॉ भी खत्म हो जाएगा, चलो, और सेफ्टी भी खत्म हो जाएगा। सर खत्म होने के बाद आप पास पेपर से रिवीजन कराओगे? हाँ, पहले पास पेपर करवाएंगे, उसके बाद फिर आपके डाउट क्लियर करेंगे। जो जिस जिसको डाउट है, जिस जिसको क्या टॉपिक समझ नहीं आए हैं, उनको हम वो वाले टॉपिक करवाएंगे, तो इंडिविजुअल अटेंशन मिल जाएगा, राइट। ओके सर। एक खुलता क्यों नहीं है यार? अभी खुला है। ये जो दिख रहा है ना, ये एक ये वाला टाइप है हिंज टाइप का, जो हिंज खुल जाता है। ये वाला टाइप जो है ये हिंज वाला है,
जो हम फ्री कर सकते हैं हिंज खोल के। दूसरा टाइप है खुला हुआ, ये हिंज टाइप का है, तो आपने ये खोल दिया उसके बाद बंद कर दिया। तो दूसरा टाइप का है ये हिंज टाइप का आ गया। और ये वाला जो है ये फ्रीइंग पोर्ट्स है, खुला हुआ, पानी इसके नीचे से रिलीज हो जाएगा। देखो ये फ्रीइंग पोर्ट्स बने हुए हैं पानी को रिलीज करने के लिए, ये फ्रीइंग पोर्ट्स बने हैं बुलवर्क के नीचे पानी को रिलीज करने के लिए। अब आपके जहाज में कैसा था वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये फ्रीइंग पोर्ट्स हैं, ये नीचे में जो बने हैं ये बने हैं, दिस इज फ्रीइंग पोर्ट। ये कट्स जो बने हैं ये फ्रीइंग पोर्ट्स है। ठीक है, अब तो सारा दिखा सब दिया। में नहीं होता ना सर ये? सब में होता नहीं होता वो उसके क्लास के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि अगर आपकी सारी रेलिंग है तो फ्रीइंग बोर्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका बुलवर्क है तो फिर फ्रीइंग बोर्ड्स की जरूरत है। अब देखो यहाँ सारे बुलवर्क लगे हैं तो नीचे फ्रीइंग बोर्ड लगे हैं, लेकिन अगर टैंकर्स में आपकी पूरी रेलिंग लगी है तो फ्रीइंग बोर्ड की जरूरत ही नहीं है। टैंकर्स में इसलिए फ्रीइंग बोर्ड की जरूरत नहीं है कि पूरी रेलिंग लगी होती है, लेकिन कंटेनर शिप्स में सारी रेलिंग नहीं होती है तो फ्रीइंग बोर्ड्स नीचे होते हैं साइड में। ये जैसे ये फ्रीइंग पोर्ट है, टैंकर में कम होते हैं क्योंकि टैंकर में रेलिंग है, राइट। तो ये फ्रीइंग पोर्ट्स आपके हो गए। ये आपके दोनों टाइप के लोड लाइंस हैं। ये वाली जब टिम्बर होगी तो उसके आगे एल आ जाएगा, जब टिम्बर है तो उसके आगे एल आ जाएगा। ये देखो LTF LT। अब ये वाला देखो फ्री बोर्ड कम है ना, ये आपको दिखा देते हैं फिर से। इतनी ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ये सब तो मैं पढ़ाता हूँ उनको फेज 2 को। ये वाली आपकी फ्रेश वाटर अलाउंस डिस्प्लेसमेंट इनटू समर, इसमें टिम्बर का ये वाला है LTF। अब ये देखो ये आपकी डेकलाइन है तो आपका फ्री बोर्ड कम है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल फ्रेश। सिमिलरली फ्रेश वाटर का फ्री बोर्ड देखो टिम्बर का कम है और इसका ज़्यादा है। ट्रॉपिकल का फ्री बोर्ड कम है और यहाँ ट्रॉपिकल का ज़्यादा है नॉर्मल का। समर का फ्री बोर्ड टिम्बर का कम है, इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सिमिलरली LN इसमें विंटर नॉर्थ अटलांटिक तो सेम है, लेकिन विंटर वाला है फ्री बोर्ड इसमें कम है इसमें ज़्यादा है। अब इसमें क्यों फ्री बोर्ड ज़्यादा है, तो इसमें रिजर्व बॉयंसी मिल जाती है टिम्बर के कारण, इसीलिए इसके फ्री बोर्ड्स कम है। मिडशिप एरिया को हम ऐसे मार्क करते हैं, ये सर्कल बना के एक ऐसा कर्व करके मिडशिप एरिया मार्क करते हैं। तो ये सब कंडीशन ऑफ असाइनमेंट है, ये सब तो आपको नहीं करना है, ये फेज 2 में मैं कराता हूँ। सो आपका सुपर स्ट्रक्चर, बल्क हेड, ओपनिंग ऑन फ्री बोर्ड, वेंटिलेटर, फ्रीइंग पोर्ट्स, ये सारे आपके होने चाहिए। ये सब चेक करते हैं कंडीशंस ऑफ असाइनमेंट में। प्लस आपके क्रू का प्रोटेक्शन होना चाहिए और एवरी ईयर आपका एनुअल सर्वे होगा लोड लाइंस का टू चेक वेदर योर कंडीशन असाइनमेंट आर met. So condition of assignment needs periodic inspection to ensure that ship condition is fulfilled for all conditions of assignment. Hatch covers, cargo ports, watertight doors, scuttles. Scuttles मतलब होता है port holes. And other closing down appliances which would get corroded and reduced. And locking arrangement also might get damaged. So इन सबको check करते हैं। Hatch की कोमिंग्स को चेक करेंगे, वेंटिलेटर चेक करेंगे, एयर पाइप चेक करेंगे, सो दैट वेदर टाइट इंटीग्रिटी मेंटेन हो। फ्रीइंग पोर्ट्स को, स्कपर्स को चेक करेंगे, दे शुड नॉट बी ब्लॉक, हिंजेस काम करने चाहिए।
गैंगवेज, रेल्स, बुलवर्क गेट डैमेज, तो ये चेक किया जाता है कंडीशन ऑफ असाइनमेंट इन लोड लाइन सर्वे। सो आपकी मेंटेनेंस होनी चाहिए इन सब की, so that you meet the conditions of assignment during load line survey. Sill heights का मतलब होता है, ये एक बार बता दें कि सिल हाइट क्या होता है। ऐसे तो ये थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, सिल हाइट्स आपका वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। अब कई बार आपका जो है वाटर टाइट वेदर टाइट डोर होता है ना, ऐसे करके वेदर टाइट डोर है और इसमें हम क्लैंप्स लगाते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है इसको हम सिल हाइट कहते हैं। क्योंकि आप जब अकोमोडेशन से बाहर निकलते हो और ये वेदर टाइट डोर को खोलते हो, तो आपको इसके ऊपर से पैर रख के निकलना पड़ता है। सीधा सीधा नहीं है कि जैसे घर में हम चलते रहते हैं, कोई सिल है नहीं तो सीधा सीधा चलो, लेकिन जहाज में आपको आदत बनानी पड़ती है कि नहीं तो आप सीधा चलोगे तो पैर आपका इधर हैंग करेगा, तो इसको हम हाइट को सिल हाइट कहते हैं। सर ताकि मतलब अंदर डेक लेवल पानी, से जितना उठा हुआ रहेगा। हाँ डेक लेवल से उठा हुआ है ताकि अंदर पानी ना जाए, है ना। हमने इस दरवाजे को बंद कर दिया और अगर पानी बाहर से आएगा और ये खुला भी रहेगा तो बाहर पानी इतने लेवल तक आ जाए तब भी अंदर नहीं जाएगा, तो इतना उठा रहता है आपके डेक लेवल से। So all access opening in bulkheads at the ends of enclosed superstructure shall be fitted with doors of steel or equivalent material, and इसकी stiffening होगी, and the whole structure is of equivalent strength to unpierced bulkhead and weather tight when closed. तो जो दरवाजे होंगे वेदर टाइट होंगे, वाटर टाइट नहीं होंगे। जो भी लोड अपर मोस्ट कंटिन्यूस डेक के नीचे होगा दैट विल बी वाटर टाइट, और जो भी उसके ऊपर होगा वो वेदर टाइट होगा। तो अगर आपका मैन होल है डेक पे, वो वेदर टाइट होगा कि वाटर टाइट होगा? मेन डेक पे मैन होल है, वो वेदर टाइट है कि वाटर टाइट है? डेक पे मैन होल है, वो वेदर टाइट है कि वाटर टाइट है? वाटर टाइट। वाटर टाइट है, क्योंकि जो भी डेक लेवल पे रहेगा वो डेक लेवल एंड बिलो विल बी वाटर टाइट, above the deck will be weather tight. So sounding pipe, air pipe, hatch combing, ये सारे weather tight हैं। So इनकी means of securing होगी with gaskets and clamps। ये जो मैंने आपको hatch cover में बताया था, door shall open outward not inward। So आपके सारे दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं to provide safety against impact of sea। अब कई बार ओरल में पूछ लेते हैं कि दरवाजा बाहर की तरफ क्यों खुलता, अंदर की तरफ क्यों नहीं खुलता? टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ सी, ये इसका रीजनिंग है। ये आपकी सिल हाइट हो गई ना, ये हाइट ऑफ सिल है। सो हाइट ऑफ सिल ऑफ एक्सेस ओपनिंग्स एट एंड्स ऑफ एनक्लोज सुपरस्ट्रक्चर शैल बी एटलीस्ट 380 mm above deck। ये हाइट 380 mm above deck होगी। When machinery casing is protected by enclosed superstructure and watertight doors to the end bulkheads of superstructure shall have sills of 600 mm or more, उसमें ज़्यादा होगी। So where machinery casings are not protected by other structure in type A, पर आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली है फेज 2 का, ये सिर्फ आप देख लो, इसको आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। Protection of such opening giving access for personnel below, generally only doors in deck houses which have access below the freeboard or superstructure need to be protected by weather-tight doors. A deck house used for accommodation of crew to be efficient, and although such deck house may not be protecting opening in freeboard, any door giving access to deck house may need to be weather tight। तो ये मैंने कहा ना, सारे जो अपर मोस्ट कंटिन्यूस डेक के ऊपर होगा सब वेदर टाइट होगा। इसको छोड़ देते हैं, इसको इतना ज़्यादा नहीं करते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये सब इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आपका और देखते हैं कुछ बचा हुआ है।
तो आपका सारा हो गया है। रडर का मैं दोनों भेज दूंगा, ये पुराने नोट्स से, इसका भी जरा बता दूंगा। प्रोपेलर का कंस्ट्रक्शन किस चीज का होता है वो बता देता हूँ आपको। दोनों भेज दूंगा, पुराने और नए नोट दोनों भेजूंगा। तो जो प्रोपेलर है वो कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल का बनेगा, क्योंकि समुद्र का पानी जो है वो कोरोजन बढ़ाता है, गैल्वेनिक सेल बनाता है। तो मटेरियल यूज फॉर प्रोपेलर इज alloy of aluminum and stainless steel. Other popular material is alloy of nickel, aluminum and bronze, which is about 10 to 15% lighter than other metal and have greater strength. क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपका प्रोपेलर टूट गया तो फिर आपका शिप डिसेबल्ड हो जाएगा। So construction process of propeller includes attaching number of blades to hub by welding or forging, and forged blades are highly reliable and have greater strength but expensive as compared to welded ones. अब ये हेलिकल होता है क्योंकि वाटर स्क्रूइंग इफेक्ट होता है जो आपको बताया था। अब आता है कि टाइप्स ऑफ प्रोपेलर बेसिस नंबर ऑफ ब्लेड्स। तो छोटी बोट्स में 3 ब्लेडेड प्रोपेलर होता है, जहाजों में 4 ब्लेडेड से 5 ब्लेड हो सकता है। अब उनके एडवांटेजेस क्या हैं वो बता देते हैं। 3 ब्लेडेड प्रोपेलर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, नॉर्मली एल्युमिनियम अलॉय का है, बोट्स में यूज करते हैं। आपकी लाइफ बोट और आपके जो दूसरी जो नौकाएं हैं जो घूमती रहती है, एलिफेंटा केव्स एंड ऑल, उनमें ये सब 3 ब्लेडेड होते हैं। They have good high speed performance, acceleration is better than others, but low speed handling में बहुत आवाज करता है, तो इसलिए जहाजों के लिए इफेक्टिव नहीं है। प्लस इसमें स्लिप भी ज्यादा होती है। 4 ब्लेड में कॉस्ट बढ़ जाती है देन 3 ब्लेड। स्टेनलेस स्टील अलॉय का बनता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है, स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, लो स्पीड हैंडलिंग भी ज्यादा है, होल्डिंग पावर भी बेटर है देन 3 ब्लेड, और फ्यूल इकोनॉमी भी बेटर है। इसलिए ज्यादातर हम कार्गो शिप्स में 4 ब्लेडेड यूज करते हैं। 5 ब्लेडेड एंड अबव में जो पैसेंजर शिप्स में है उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा हो जाती है, वाइब्रेशन सबसे कम है, इसलिए पैसेंजर शिप में सबसे बेटर है, बेस्ट है। होल्डिंग पावर भी बेटर है और स्लिप भी इसमें रिड्यूस्ड हो जाती है। बाकी तो आपको करा दिया था, फिक्स ब्लेड और कंट्रोलेबल पिच ये सब तो करा दिया था। कई बार एजीबॉर्ड सिस्टम होता है, ये आपके कोर्स में नहीं है, जहाँ प्रोपेलर रडर एक ही कनेक्शन में होते हैं। वैसे कोर्स में नहीं है, सिर्फ आपको बता देते हैं। एजीबॉर्ड वाला होता है जब प्रोपेलर और रडर एक ही सिस्टम में होता है, एक ही, उसमें अलग अलग नहीं होता। दैट इज एजीबॉर्ड सिस्टम, बट वील नॉट डू दैट क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है। बाकी तो आपको करा दिया था सारा, ठीक है। तो आपका हो गया है शिप कंस्ट्रक्शन। लॉ को भी अगली बार, लॉ के जो क्लासेस हैं, फिनिश लॉ, देन स्टार्ट बैक विथ योर पास्ट पेपर्स, राइट। फिर आप अपने डाउट्स लेके आओ और फिर उसके बाद जो जो आपको क्लैरिटी चाहिए टॉपिक्स में उनको हम रिवाइज कर देंगे। जो जो आपको चॉइस है, आपकी क्या चॉइस है आप बता दें, राइट। फिर वील टेक अ ब्रेक नाउ, 10 बज गए, सो वील टेक अ ब्रेक नाउ एंड ओके सर।